नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प जियोपॉलिटिकल शिफ्ट पर बात करने वाले हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का ब्रिक्स समूह की तरफ जो झुकाव बढ़ रहा है उस पर हमारी ये पूरी चर्चा 1 जुलाई 2025 के फॉरेन पॉलिसी के एक लेख पर आधारित है। लेख का शीर्षक है वाई साउथ ईस्ट एशिया इज फ्लॉकिंग टू ब्रिक्स। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे आसियान के ये अहम देश इस उभरते ब्लॉक में क्यों जा रहे हैं, ये जाने का सोच रहे हैं। और हाँ, एक बड़ी खबर तो शुरू में ही दे देते हैं। इंडोनेशिया जनवरी 2025 में ब्रिक्स का फुल मेंबर बन गया है। हाँ, ये बड़ी डेवलपमेंट है। और मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम ये साझेदार देश बने हैं, फुल मेंबरशिप पर सोच रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम घटनाक्रम है। देखिए, समझने वाली पहली बात यह है कि ये देश ऐसा कदम उठा क्यों रहे हैं। तो वैश्विक मंच पर ना काफी अनिश्चितता है, खासकर अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में ये जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, ये किसी एक सुपर पावर पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। तो ब्रिक्स, जिसमें पहले ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका थे और अब तो कई नए सदस्य भी हैं, उन्हें एक तरह का बैलेंस या कह लें हेजिंग का मौका देता है। अच्छा, वो अपने ऑप्शंस खुले रख रहे हैं। लेकिन सिर्फ जियोपॉलिटिक्स ही तो कारण नहीं होगा। पैसा, अर्थव्यवस्था, वो पहलू भी तो होगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आर्थिक कारण तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्रिक्स समूह इन देशों को व्यापार और निवेश के क्या कहते हैं नए अवसर देता है, खासकर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी। हाँ, ब्रिक्स बैंक। हाँ, उसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के मौके मिलते हैं। और लेख में यह भी बताया गया है कि एनडीबी की जो लोन शर्तें हैं वो कई बार पश्चिमी संस्थानों जैसे वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ उनकी तुलना में थोड़ी कम सख्त मानी जाती हैं। अच्छा, जो विकासशील देशों के लिए काफी आकर्षक हो सकता है। हाँ, जैसे इंडोनेशिया का ही उदाहरण लें, उनके पास पाम ऑयल है, कोयला है, निकल है, ये सब अहम एक्सपोर्ट्स हैं। तो ब्रिक्स के मेंबर देश, खासकर चीन और भारत जैसे बड़े बाजार, उन तक सीधी पहुंच तो फायदेमंद होगी ही। सही कहा, बिल्कुल। इसके अलावा एक और बात है, ये देश जो मौजूदा ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनमें सुधार भी चाहते हैं। उन्हें लगता है कि भाई इन संस्थानों में ग्लोबल साउथ हम विकासशील देशों की आवाज, हमारा प्रतिनिधित्व वो काफी नहीं है। तो ब्रिक्स को वो एक मंच की तरह देख रहे हैं जहां ये आवाज उठाई जा सके। और लेख में पश्चिमी नीतियों से कुछ असंतोष की भी बात थी। हाँ, वो भी एक अहम फैक्टर है, खासकर मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया। इनमें गाजा संघर्ष पर जो अमेरिकी रुख रहा है या दूसरी पश्चिमी नीतियां हैं, उनको लेकर काफी निराशा है। अच्छा, तो ब्रिक्स को एक ऐसे ग्रुप के तौर पर भी देखा जा रहा है जो शायद पश्चिमी डोमिनेंस को थोड़ा चैलेंज कर सके और फिलिस्तीनी अधिकारों जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों का नजरिया सामने रख सके। और हाँ, वो डी-डॉलरीकरण की बात, डॉलर पर निर्भरता कम करना। ब्रिक्स की ये कोशिशें भी इन देशों को रास आ रही हैं। ये बात तो और भी पेचीदा हो जाती है। इन देशों का ब्रिक्स की तरफ जाना, इसका उनके अपने क्षेत्रीय संगठन आसियान पर क्या असर पड़ रहा है? कहीं आसियान कमजोर तो नहीं हो रहा? देखिए, ये आसियान के लिए वाकई एक जटिल स्थिति है, काफी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ तो मलेशिया है जिसके पास 2025 में आसियान की चेयरमैनशिप है और वो ब्रिक्स आसियान संबंधों को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। यहां तक कि अक्टूबर 2025 में कुआलालंपुर में जो आसियान समिट होनी है, उसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन जैसे नेताओं को बुलाने की भी बात चल रही है। ओहो, इससे तो फिर आसियान के अंदर ही मतभेद बढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे मेंबर देश तो चीन या रूस के इतने करीब जाने में शायद कंफर्टेबल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर फिलीपींस है, सिंगापुर है, इनका तो दक्षिण चीन सागर में चीन से सीधा विवाद है। वो चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर बहुत सावधान है। वियतनाम भी, जो अब ब्रिक्स का साझेदार है, वो भी साउथ चाइना सी को लेकर चीन से सहज नहीं रहता। तो हाँ, आसियान की जो एकता है और जो आम सहमति से फैसले लेने की उनकी परंपरा है, उस पर दबाव तो बढ़ रहा है। तो क्या वो इसे विकल्प मान रहे हैं आसियान का? नहीं, फिलहाल ऐसा नहीं लगता। फिलहाल तो ये देश ब्रिक्स को आसियान के विकल्प के तौर पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक सप्लीमेंट्री मंच, एक पूरक मंच के तौर पर वो दोनों का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। अच्छा, तो कुल मिला के क्या इसे हम एक बड़े ग्लोबल पावर शिफ्ट की तरह देखें, यूनिपोलर से मल्टीपोलर दुनिया की तरफ एक और कदम? हाँ, ये निश्चित रूप से उसी दिशा में एक बड़ा संकेत है।
ब्रिक्स पर जो विस्तार हुआ है, अब देखिए 10 फुल मेंबर हैं, 8 पार्टनर देश हैं। ये इसे एक बहुत बड़ा मंच बनाता है। ये सारे देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं और ग्लोबल जीडीपी का करीब 41.4% हिस्सा पीपीपी के हिसाब से इनके पास है। काफी बड़ा आंकड़ा है ये तो। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि ब्रिक्स के अंदर भी अपनी चुनौतियां हैं, अपने मतभेद हैं। सारे सदस्यों के राजनीतिक हित और जियोपॉलिटिकल व्यूज हमेशा एक जैसे नहीं होते। और पश्चिमी देश इसे कैसे देख रहे हैं, मतलब अमेरिका, यूरोप? वहाँ मिली-जुली राय है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये ज़्यादातर सिंबॉलिक है, मतलब प्रतीकात्मक है, इसका ज़मीनी असर शायद कम हो। वहीं दूसरे लोग इसे ग्लोबल कोऑपरेशन के फ्रैगमेंटेशन, मतलब विखंडन और पश्चिमी नेतृत्व वाली व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में देख रहे हैं। और हाँ, इंडोनेशिया जैसे देशों के लिए अपनी जो ट्रेडिशनल गुटनिरपेक्षता की नीति है, उसे बनाए रखना भी एक चुनौती होगी, खासकर जब वे अमेरिका और चीन दोनों से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का ब्रिक्स की ओर जाना एक सोची समझी स्ट्रैटेजिक चाल है। वे ग्लोबल अनिश्चितता के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नए आर्थिक मौके ढूंढ रहे हैं और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती देना चाहते हैं। और ये अमेरिका चीन की जो खींचतान है, उस माहौल में अपने हितों को साधने का एक तरीका भी है। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे हमने कहा, यह कदम आसियान की एकता और उसकी न्यूट्रलिटी के लिए नई चुनौतियां भी लाता है, खासकर चीन का जो बढ़ता क्षेत्रीय प्रभाव है और दक्षिण चीन सागर जैसे मुद्दे। आने वाले जो समिट्स हैं, जैसे ब्रिक्स का रियो डी जेनेरियो में जुलाई 6-7 2025 और आसियान का कुआलालंपुर में अक्टूबर 2025, वो देखने लायक होंगे कि ये देश इन जटिल समीकरणों को कैसे साधते हैं। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात, जैसे जैसे दुनिया के ज्यादा देश ब्रिक्स जैसे मल्टीलैटरल ग्रुप से जुड़ रहे हैं, क्या इससे ग्लोबल कोऑपरेशन और बटेगा या फिर ये एक उभरती हुई मल्टीपोलर दुनिया में डायलॉग और पार्टनरशिप के नए रास्ते खोलेगा? इस पर विचार जरूर करें।